हेलो एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। और आज हम बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है कंसिडरेशन। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में जो बेसिक चार्ट हमने देखा था, फंडामेंटल चार्ट जो हमने देखा था, तो उस चार्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट इज मेड आउट ऑफ टू वर्ड, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। Agreement is also made out of the two word promise plus consideration, and promise is an offer when accepted becomes a promise. ये फंडामेंटल चार्ट में जो एसेंशियल एलिमेंट, इसके अलावा सेक्शन 10 के अंदर भी एसेंशियल एलिमेंट है। तो ये फंडामेंटल चार्ट में जो एसेंशियल एलिमेंट थे कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड। इसके अलावा हमने एक यूनिट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जस्ट पिछली क्लास में ही हम फिनिश करके आए हैं। तो फंडामेंटल चार्ट में एक चीज रह गई थी, कंसिडरेशन। सारे के सारे एलिमेंट में कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसे समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि एट पर सेक्शन 25 नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नॉट पॉसिबल ऑफ फॉर्मिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। जहां तक सवाल कॉन्ट्रैक्ट का है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का है, जब तक कंसिडरेशन बोथ साइडेड मूव नहीं होगा तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो चलिए पढ़ते हैं एट पर सेक्शन 2 क्लोज डी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जैसा कि मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि डेफिनेशन को आपको वर्ड टू वर्ड आपको याद करना है, क्योंकि जब भी लिखने की बात आती है, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, हमें प्रोविजंस तो लिखने ही पड़ेंगे। और जो प्रोविजंस हैं उसमें जो परिभाषाएं हैं, जो डेफिनेशन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। सेक्शन नीड नॉट टू बी रिमेंबर, पहले भी बता चुका हूं। जैसे क्लोजेज हैं, जितनी भी डेफिनेशन होती हैं 90% डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर होती है। कोई सेक्शन 2 क्लोज ई है, कोई सेक्शन 2 क्लोज बी है। तो ज्यादा से ज्यादा आप, क्योंकि इसमें दिक्कत आएगी नहीं, तो सेक्शन 8 पर सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन मीन, आप ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन क्लोजेज मत याद कीजिए, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अलग तरह की क्लोजेज हैं, उन्हीं चीजों के लिए पार्टनरशिप में अलग तरह की क्लोजेज हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो सेक्शन 2 क्लोज डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कंसिडरेशन एज अंडर व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अगर आप देखेंगे तो पूरी परिभाषा को मैंने टुकड़ों में किया है, जानबूझकर किया है, क्योंकि हर टुकड़ा, हर पार्ट अपने आप में कंसिडरेशन का एक एसेंशियल एलिमेंट है और हर पार्ट का एक रोल है, लीगल सिग्निफिकेंस है। तो कंसिडरेशन मीन्स व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि प्रोमिसर की इच्छा पर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर होगी ये चीज। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोथ पार्टी एक्टिंग एज ए प्रोमिसर एंड बोथ पार्टी एक्टिंग एज ए प्रोमिसी। ऑफरर और ऑफरी अलग चीज है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी अलग चीज है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि ए वांट्स टू सेल हिज कार टू बी। एरो लगा दिया मैंने, तो इससे पता लग रहा है कि ए जो है बी को ऑफर कर रहा है। तो जो व्यक्ति पहल करता है उसे कहा जाता है ऑफरर, इसे क्या कहा जाएगा? ऑफरर कहा जाएगा। और जिस व्यक्ति को ऑफर दिया जाता है उसे कहा जाता है ऑफरी। क्लियर है? तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति ही ऑफरर होता है, जो पहल करता है, जो शुरुआत करता है, और दूसरा व्यक्ति क्या होता है? ऑफरी होता है। क्लियर है? और ऑफरी व्हेन एक्सेप्टेड द ऑफर बिकम्स द एक्सेप्टर। और ऑफरी अगर एज इट इज उस ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो वो बन जाता है एक्सेप्टर। क्लियर है? लेकिन प्रोमिसर एंड प्रोमिसी दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। ऑफरर और ऑफरी एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ही होगा, लेकिन प्रोमिसर एंड प्रोमिसी दोनों ही, यानी कि ए भी प्रोमिसर है और बी भी प्रोमिसर है,
ए भी प्रोमिसी है और बी भी प्रोमिसी है, वो एंगल देखना पड़ता है कि ए किस चीज के लिए प्रोमिसर है और बी किस चीज के लिए प्रोमिसर है। प्रोमिसर का एक सिंपल सा अर्थ क्या होता है, जो व्यक्ति वायदा करता है, जो व्यक्ति प्रोमिस करता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रोमिसर। द पर्सन हु प्रोमिसेस समथिंग to another is called promiser and the person to whom the promise is made is called the promisee. अगर A B को ऑफर दे रहा है तो A ऑफर तो है, B ऑफर नहीं हो सकता, लेकिन A प्रोमिसर है कि वो वायदा कर रहा है कि कार को वो B को डिलीवर करेगा, लेकिन साथ ही साथ B भी एक वायदा कर रहा है कि वो एक स्पेसिफाइड सम जो है A को देगा। तो B is also a promiser for giving consideration to A and A is also a promiser कि वो कार की डिलीवरी जो है B को देगा। A के लिए कंसिडरेशन जो बदले में उसे कैश मिलेगा और B के लिए कंसिडरेशन जो कैश के बदले में उसे कार मिलेगी। तो जैसे कंसिडरेशन दोनों पार्टियां एक दूसरे को देती हैं, इसी तरीके से दोनों ही पार्टियां प्रोमिसर भी हैं और प्रोमिसी भी है। क्लियर हो गई बात ये? बिल्कुल। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि इच्छा जो चलेगी, कंसिडरेशन तभी लीगली वैलिड है जब वो प्रोमिसर की इच्छा पर दिया जाए। इफ आई एम टीचिंग टू यू और मैं एक डिमांड रखता हूं कि मुझे इतना पेमेंट चाहिए, और आप कहते हैं कि सर मेरे पापा तो ऐसा कह रहे हैं कैश के बदले में हमारी टीवी की दुकान है, एक एलईडी ले लीजिए, और आप मुझे एलईडी दे देते हैं, तो दिस इज नॉट ए कंसिडरेशन बिकॉज इट इज नॉट एज पर द डिजायर ऑफ मी। तो ये चेक करना पड़ता है आपको जब केस स्टडी आएंगी कि क्या जिस चीज को कंसिडर, ऐसा नहीं होता कि कुछ लेना देना ही कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन तभी लीगली वैल्यूएबल है when at the desire of the promiser ये मूव करेगा। ठीक है, तो when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, the promisee or any other person, consideration can move from promisee or any other person also, लेकिन डिजायर प्रोमिसर की चलेगी, एनी अदर पर्सन की नहीं चलेगी। ये क्लियर माइंड में बैठा लीजिए। मूवमेंट जो कंसिडरेशन का हो सकता है वो प्रोमिसी के द्वारा भी हो सकता है लीगली, और एनी अदर पर्सन के द्वारा भी हो सकता है। और आगे देखिए, हैड डन और एब्टेन्ड फ्रॉम डूइंग, तो ये हैड डन यानी कि पॉजिटिव, एब्टेन्ड जब मैंने ऑफर में समझाया था निगेटिव। तो कुछ करना भी कंसिडरेशन है और कुछ ना करना भी कंसिडरेशन है। और डज और एब्टेन फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेड टू डू और एब्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, जो लास्ट की तीन पार्ट हैं, इससे ये पता लगता है कि कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट इज नॉट रेलेवेंट, इट इज नॉट नेसेसरी कि कंसिडरेशन प्रेजेंट में ही मूव करे। तो क्योंकि तीन अलग अलग सेंटेंस यूज करे इन्होंने, पास्ट सेंटेंस यूज किया है डन और एब्टेन्ड फ्रॉम डूइंग, तो ये एक इशारा करता है कि कंसिडरेशन में बी इन पास्ट। और डज और एब्टेन फ्रॉम डूइंग ये प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब ये सारा करता है कि कंसिडरेशन प्रेजेंट में हो सकता है, वो ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। और प्रोमिसेड टू डू और एब्टेन फ्रॉम डूइंग, तो टू डू जब आ जाता है तो ये इशारा करता है फ्यूचर सेंटेंस की तरफ, फ्यूचर टेंस की तरफ। तो इट मीन्स एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और एक चीज नॉलेज चेक के लिए बता दूं मैं आपको, और कभी कभार पूछी भी जा सकती है, चांसेस वैसे कम है, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ब्रिटिश रूलिंग के दौरान बना हुआ था, अंग्रेजों का जो शासन था। तो सारा का सारा ज्यादातर जो लॉ है, ये मैं शायद पहले भी कभी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, कि वो ब्रिटिश रूलिंग से प्रभावित है, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, चाहे वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, चाहे वो कंपनीज एक्ट है, चाहे वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है।
तो ब्रिटिश थोड़े बहुत हमने अपने हिसाब से चेंज करे हैं। तो एज पर द ब्रिटिश लॉ, जो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो पार्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। आपके स्टडी मॉड्यूल में भी है इस लाइन का जिक्र, इसलिए मैंने यहाँ पे समझाना उचित समझा है कि पार्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन एज पर द ब्रिटिश रूलिंग। इंग्लैंड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वहां पर पार्ट कंसिडरेशन लीगली वैलिड नहीं है, लेकिन इंडिया में पार्ट कंसिडरेशन को भी कंसिडरेशन माना गया है। तो एज पर द सेक्शन 2 क्लोज डी, कंसिडरेशन मीन्स when add the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing such act, यानी कि जो आप एक काम कर रहे हैं, एक्ट का मतलब यहाँ पे कोई कानून से नहीं है, एक्ट का मतलब है एक्शन से। तो सच एक्ट और एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है, जो नॉट टू डू, यानी कि एक निगेटिव एक्शन, निगेटिव एक्शन। तो आज मैं आपको निगेटिव एक्शन किस तरीके से कंसिडरेशन का काम करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सच एक्ट यानी कि जो आपने एक्शन के बारे में बात की है दूसरे के लिए, या इन एक्शन के बारे में, निगेटिव एक्शन के बारे में बात की है, तो और प्रॉमिस इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो वही दूसरे के प्रॉमिस के लिए आपकी तरफ से दिया गया क्या है, कंसिडरेशन है। इफ ऑल द above mentioned essentials are satisfied, लो में essentials का खेल है, conditions का खेल है। if all the above conditions are satisfied, तो that action or negative action यानी कि abstinence is called a consideration for the promise। ये जो एक्शन है या इनएक्शन है, वही आपका एक्शन या इनएक्शन क्या बन जाएगा, प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन बन जाएगा। इससे एक चीज और निकल के आती है कि इस एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन नीड नॉट बी इन मनी। जब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं तो जिन बच्चों ने पहले पढ़ लिया है तो उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कंसिडरेशन का कैश में होना ही जरूरी है, मनी में होना ही जरूरी है। लेकिन एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन नीड नॉट बी इन मनी, क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन एक्ट और एब्स्टिनेंस, आपका जो एक्शन है या इन एक्शन है, वो काम भी उस प्रॉमिस के लिए क्या बन जाता है, कंसिडरेशन बन जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी इन मनी। कंसिडरेशन का मनी में होना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन का मनी में होना जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं समझता हूं कि ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बढ़िया केस स्टडी इसमें से फंस जाया करती हैं। कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कौन सी चीज कंसिडरेशन के रूप में काम करती है। और ये जो एग्जाम्पल है स्टडी मॉड्यूल से हम लोगों ने लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है, अजय गारंटीज भुवन for payment of the price of the goods which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya। अजय ने गारंटी दी भुवन को for the payment of the price of goods which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya। तो बी हम भुवन को यहां पर लिखेंगे, बी जो है सी को क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करना चाहता है, यानी कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय बी टू सी, तो ये एक इनके बीच में एक अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल परचेज का। इस कॉन्ट्रैक्ट में सी जो है गुड्स का प्राइस देगा और बी जो है सी को गुड्स दे रहा है। तो बी का कंसिडरेशन सी के द्वारा दिया गया प्राइस है और सी के लिए कंसिडरेशन उस प्राइस के बदले में जो उसे गुड्स मिल रहा है वो है, ठीक है।
लेकिन 1 महीने का जो क्रेडिट है, अब किसके कहने पर ये क्रेडिट दिया जा रहा है? अजय गारंटी। तो अजय के कहने पर ये क्रेडिट दे रहा है भुवन। अजय जो है सी का जानकार होगा, सी का वेलविशर होगा, सी को बी नहीं जानता होगा, सी को गुड्स चाहिए, तो अजय के कहने पर बी ने सी को ये गुड्स 1 महीने के क्रेडिट पर दिया। तो ए और बी के बीच में क्या कंसिडरेशन है? ए के द्वारा, यानी कि ए के कहने पर बी ने, भुवन ने चैतन्या को गुड्स क्रेडिट पर दिया, यही ए के लिए क्या बनेगा? कंसिडरेशन बनेगा। यही ए के लिए क्या बनेगा? कंसिडरेशन बनेगा। जबकि देखा जाए इसमें ए को कोई फायदा डायरेक्टली होने वाला नहीं है। इस केस स्टडी से ये क्लियर करने की कोशिश इंस्टीट्यूट कर रहा है कि आप अपने मन से रूल ना बनाएं, क्योंकि जब भी कंसिडरेशन की बात आती है, चलिए तो बात समझ में आ गई सर कि कैश में नहीं हो सकता, इन काइंड हो सकता है, लेकिन हम लोग रूल बना लेते हैं कि कंसिडरेशन वही चीज है जिसमें हमें फायदा हो। तो ए को तो फायदा हो नहीं रहा, तो ए को फायदा होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ए के कहने से बी ने एक एक्शन किया कि 1 महीने का क्रेडिट दिया, तो वो जो एक्ट है गिविंग 1 मंथ क्रेडिट टू सी, यही एक्ट ए के लिए क्या बनेगा? कंसिडरेशन बनेगा, बिकॉज इट इज द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, और इन दिस केस प्रोमिसर इज ए। ऑल्दो ए भी प्रोमिसर है, बी भी प्रोमिसर है, सी भी प्रोमिसर है, सब अपने अपने चीजों के लिए प्रोमिसर का काम कर देंगे। लेकिन जो मैं फिलहाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन में जो मेन बात है, तो हियर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्या इज कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस। तो यहां पर जो गुड्स भुवन ने, यानी कि बी ने सी को सेल किया है ऑन क्रेडिट, यही ए के लिए क्या है? कंसिडरेशन है, ऑल्दो ए इज नॉट बेनिफिटेड। इसका मतलब है प्रोमिसर नीड नॉट टू बी बेनिफिटेड। ये दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोमिसर की इच्छा पर जो काम किया जाए उसमें प्रोमिसर को ही डायरेक्टली बेनिफिट हो। इंपॉर्टेंट क्या है, जो की लाइन है वो क्या है कि कंसिडरेशन मीन्स विच इज डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि कोई काम जो प्रोमिसर की इच्छा से किया जाए वही प्रोमिसर के लिए क्या बनेगा? कंसिडरेशन का काम करेगा। इट इज रेलेवेंट, इट इज नॉट रेलेवेंट कि प्रोमिसर इज डायरेक्टली बेनिफिटेड। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं बार बार क्योंकि अभी हम लोग पढ़ना ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारे अपने दिमाग में रूल बना लेते हैं और हमें लगता है कि जो रूल हमने बना लिए वो ही परफेक्ट है, जबकि लॉ पढ़ते वक्त जो रेलेवेंट कंडीशन है, जो रेलेवेंट क्लोजेज हैं, जो लॉ मेकर्स के द्वारा एसेंशियल्स लगाई गई हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि हमारे द्वारा जो विचार आते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिएगा। A colleague promises student who will score above 95% for the job in MNC। एक कॉलेज ने उन स्टूडेंट को ये वायदा किया कि मैम आपकी जॉब लगवा देंगे एमएनसी में, हु स्कोर 95%, जो 95% अब स्कोर करेगा। इससे भी क्या होता है कि कॉलेज का नाम ऊंचा जाता है, नए नए एडमिशन आते हैं, तो ये उन्होंने प्रॉमिस किया। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी मॉनेटरी, तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है, ऑलरेडी मैं ऊपर भी समझा चुका हूं कि कंसिडरेशन का मॉनेटरी में होना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन का मॉनेटरी में होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा स्कोर करना 95% एंड अबव, ये कंसिडरेशन है, और कॉलेज के द्वारा उनकी एमएनसी में जॉब लगवाना, ये कंसिडरेशन है। तो हियर the promise for recruitment of candidate will be considered as consideration for the act of student scoring above 95%। Clear? Example 3rd, Abhishek promises Bharti not to file a suit against him if she Bharti would pay him Abhishek ₹1 lakh। ये जो एब्सटिनेंस मैं काफी दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि ऑफर के अंदर भी आया था कि एक्ट फॉर एब्सटिनेंस जो है वो आपका ऑफर हो सकता है, निगेटिव एक्ट भी ऑफर हो सकता है। तो बच्चे काफी परेशान रहते हैं कि सर पॉजिटिव एक्ट के तो हम खुद भी एग्जाम्पल दे देंगे, निगेटिव एक्ट कैसे, कुछ ना करना कैसे एक तरह से ऑफर हो सकता है। तो ये समझिए आप कि हो सकता है कि अभिषेक के पास एक मौका मौजूद हो कि वो भारती के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। कुछ भारती ने कोई ऐसा रोंग एक्ट कर दिया जिसमें अभिषेक के पास ये पावर आ गई कि अगर वो चाहे तो भारती के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। अब अभिषेक मुकदमा करना चाहता है, भारती एक प्रस्ताव लेके जाता है कि अगर आप मुकदमा नहीं करोगे मेरे ऊपर तो मैं आपको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो अभिषेक का एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस का मतलब है नॉट डूइंग स्यू, यानी कि वो मुकदमा नहीं करेगा, वो कुछ करना उसके लिए कंसिडरेशन नहीं है। अभिषेक जो कंसिडरेशन दे रहा है भारती को, भारती का तो दिख रहा है कंसिडरेशन की 1 लाख दे रहा है, लेकिन अभिषेक का क्या है, एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब है कि वो फाइल स्यू नहीं करेगा, वो स्यू फाइल नहीं करेगा, वो अभिषेक के द्वारा भारती को कंसिडरेशन दिया गया है। तो हियर एब्सटिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ अभिषेक वुड कंस्टिट्यूट कंसिडरेशन अगेन भारती पेमेंट ऑफ 1 लाख इन फेवर ऑफ अभिषेक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? सभी बच्चों को आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल 4, एबीसी हैड ए शॉप। ये भी एब्सटिनेंस का ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि एब्सटिनेंस किस तरीके से कंसिडरेशन है। एबीसी हैड ए शॉप ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम, XYZ विशेष टू ओपन अनदर इलेक्ट्रिक शॉप नेक्स्ट टू हिज शॉप। ए की एक दुकान है और बी उसके नजदीक दूसरी दुकान खोलना चाहता है, तो कंपटीशन पैदा होगा, पुराने दुकानदार को नुकसान होगा। तो पुराना दुकानदार एक ऑफर लेके जाता है कि अगर तुम 4-5 किलोमीटर तक दुकान नहीं खोलोगे तो मैं आपको इतने रुपए देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि पुराना दुकानदार तो बेचारा कहां जाए, लेकिन नए दुकानदार के पास तो ऑप्शन अवेलेबल है, वो देखेगा कि मुझे यहाँ दुकान खोलने में फायदा है या दुकान तो चलिए मैं कहीं भी खोल लूंगा, ये बैठे बैठाए मुझे इतने रुपए नगद प्राप्त होगा, उसमें फायदा है। तो वो एबीसी का अगर वो कहना मान रहा है तो एबीसी कंसिडरेशन तो एक अमाउंट के रूप में दे रहा है, लेकिन जो XYZ है वो कंसिडरेशन के रूप में क्या दे रहा है, एब्सटिनेंस। वो एक प्रॉमिस दे रहा है कि मैं आपके बिल्कुल बगल में आके नहीं बैठूंगा, मैं आपके बिल्कुल बगल में आके दुकान नहीं खोलूंगा। तो ये एब्सटिनेंस ही XYZ का एब्सटिनेंस ही एबीसी के लिए क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन का काम करेगा। क्लियर हो गए? तो ABC offers ₹2 lakh to XYZ for shifting the same away from 1 kilometer of ABC shop. Here consideration is given for obtaining XYZ from opening his shop nearby. तो उम्मीद करता हूं कि इन चारों एग्जाम्पल से हर तरह की चीजें आ गई हैं। पहले एग्जाम्पल में चीज आई कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी बेनिफिट टू द प्रोमिसर, सेकंड में आई कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी इन मोनेटरी टर्म, थर्ड एंड फोर्थ में आई कि एब्सटिनेंस किस तरीके से कंसिडरेशन का काम करता है। अब नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइएगा और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ज्यादातर एसेंशियल एलिमेंट जो हैं वो हमारे परिभाषा से ही निकल जाते हैं, डेफिनेशन से ही निकल जाते हैं, मैंने एक्सप्लेन अभी करे हैं। और बहुत सारे एसेंशियल्स जुडिशरी के सामने जब कोई केस जाता है तो वो भी उनके पास भी पावर है कि वो इनमें एसेंशियल्स में क्या क्या चीजें जोड़ पाए। तो एसेंशियल एलिमेंट जो डेफिनेशन के हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जो एसेंशियल एलिमेंट केस स्टडी के दौरान आए हैं, जो प्रैक्टिसेस के दौरान आए हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो पहला एसेंशियल जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। 3-4 एसेंशियल्स तो हमारे डेफिनेशन से ही आ गए हैं, 2-3 और भी एसेंशियल्स हैं जो कि हमारे केस स्टडी के दौरान आए। पहले हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला एसेंशियल है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, क्लियर। दूसरा एसेंशियल है may move from promisee or any other person. Lawmaker does not require that the consideration must move from the promisee himself.
ये लॉ मेकर्स ने कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगाई है, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो व्हाट इज कंसिडरेशन फॉर मी डिपेंड एट द डिजायर ऑफ मी, बट कंसिडरेशन कौन देगा? आप ही दें ऐसा जरूरी नहीं है। आपके बिहाफ पर आपके फादर आके जमा कर सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव आके जमा कर सकते हैं। कंसिडरेशन होगा तो मेरी इच्छा पर, लेकिन उस कंसिडरेशन के लिए आप प्रोमिसी हैं, तो वो कंसिडरेशन दे कोई भी सकता है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तीसरी जो एसेंशियल हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पहले भी दिया जा सकता है, ठीक है, साथ के साथ में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो ही जाएंगे। और जब आप क्रेडिट सेल करते हैं, कोई भी चीज क्रेडिट में होती है, तो फ्यूचर कंसिडरेशन का एग्जाम्पल बन जाता है। क्लियर है? तो ये 3-4 चीजें हमारी डेफिनेशन से आई थी। इसके अलावा कुछ एसेंशियल्स और हैं जो प्रैक्टिस से आई हैं, जैसे कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन वो वैल्यू एब्सोल्यूट हो, कंप्लीट हो, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लॉ मेकर्स ने कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगाई है, इसे अभी हम समझेंगे। और एक कंसिडरेशन और भी है, एसेंशियल एलिमेंट और भी है कि कंसिडरेशन इज समथिंग अदर देन प्रोमिसर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। ये कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि केस स्टडी में आपको जांचनी पड़ेंगी कि वेदर ऑल एसेंशियल आर प्रेजेंट इन द केस स्टडी, और अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो इट मींस कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, और जब कंसिडरेशन वैलिड नहीं है तो इट मींस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? तो लेट अस स्टार्ट कि वन बाय वन कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट तो देखते हैं। इट मस्ट बी गिवन ओनली एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये क्लियर मैंने कर दिया। एक केस स्टडी से और मैं क्लियर कर देता हूं कि ए का लड़का खो जाता है, ठीक है ना, ए का लड़का खो जाता है और बी गोज इन सर्च फॉर हिम। जो एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है वही मैं क्लियर कर रहा हूं, और बी उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वेदर बी क्लेम रेमुनरेशन फ्रॉम ए, क्या ए से रेमुनरेशन क्लेम कर सकता है? तीन स्थितियां हैं, तीन स्थितियां हैं। ऑल्दो बी ने सामाजिक तौर पर जो काम किया है, ए के लड़के को ढूंढ के लाया है, कोई तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है। ए के लिए कितना बड़ा काम है, किसी रुपए पैसे से, किसी संपत्ति जायदाद से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन कानून अपनी जगह है। क्या बी इस काम के लिए ए से लीगली कुछ रिकवर कर सकता है? तीन केस हैं कि बी डज दिस एक्ट वॉलेंटरली, यदि बी को किसी ने नहीं कहा था और ये एक्शन, ये काम उसने खुद ब खुद किया है, तो आंसर लिखिएगा बी कैन नॉट क्लेम रेमुनरेशन फ्रॉम ए बिकॉज एक्शन ऑफ बी इज नॉट ए कंसिडरेशन फॉर ए। क्योंकि कंसिडरेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। इफ बी वांट टू क्लेम रेमुनरेशन फ्रॉम ए, तो ए भी पूछेगा कि आपने इसके बदले क्या किया है, तो बी कहेगा तुम देख नहीं रहे मैं लड़का ढूंढा यार तुम्हारा। तो क्या लड़का ढूंढना, सर्चिंग ऑफ लॉस्ट सन, इज ए कंसिडरेशन फॉर ए? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर बी ने ए ने नहीं बोला था। सेकेंड केस, if B does this act at the request of A, yes, in this case B can claim remuneration from A, क्योंकि A कंसिडरेशन दे रहा है और B भी कंसिडरेशन दिया है, लड़का ढूंढना B ने कंसिडरेशन दिया है। और तीसरा केस, if B does this act at the request of C, the answer is no, B cannot claim remuneration from A, but in this case B can claim remuneration from C, क्योंकि C के कहने से B ने A का लड़का ढूंढा है। और अभी हम पिछले एग्जाम्पलों में भी करके आए हैं कि कंसिडरेशन प्रोमिसर की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन प्रोमिसर बेनिफिट भी हो। ऑल्दो C का कोई बेनिफिट डायरेक्टली नहीं है इसके अंदर, लेकिन C के कहने से किया गया काम है, तो दिस एक्शन
यानी कि सर्चिंग ऑफ लोड सन ऑफ ए इज ए ट्रीटेड कंसिडरेशन फॉर सी बिकॉज इट इज डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ सी। क्लियर? तो बी से नहीं कर सकता लेकिन सी से किया जा सकता है। सेकंड एसेंशियल जो है वो है इट में मूव फ्रॉम एनी पर्सन। बेहतरीन केस स्टडी है इसके पीछे भी, और लीगल पहलू को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पेपर में गड़बड़ क्या होती है, हम अपने लॉजिक लगाते हैं, हम अपने लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक से बचना है, कॉन्सेप्ट पर आना है आपको। जो कंडीशन, जो क्लॉजेज, जो एसेंशियल एलिमेंट किसी भी शब्द के लिए, किसी भी डेफिनेशन के लिए लॉ मेकर्स ने दिए। तो इट में मूव फ्रॉम एनी पर्सन, एक तो हमने आपस का केस ले ही लिया कि कंसिडरेशन नीड नॉट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी हिमसेल्फ बट इट में मूव फ्रॉम एनी पर्सन। देने के लिए कोई भी दे सकता है। एक चैतन्य वर्सेस जमन्या, ठीक है, का एक केस है, बेहद ही इंपॉर्टेंट केस है, एडिटेड पेपर में आ जाएगा। An old lady made a gift to her property to her daughter with a direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity. एक बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी को गिफ्ट डीड दी, प्रॉपर्टी दी, और ये साथ के साथ डायरेक्शन लगा दी कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई यानी कि अपने मामा को एनुअल अमाउंट दीजिएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ? ओल्ड लेडी और उसकी डॉटर के बीच में। समझिएगा, ओल्ड लेडी के बीच में हुआ और उसकी डॉटर के बीच में हुआ। ये ओल्ड लेडी है, ये ओल्ड लेडी है, और ये है डॉटर, ये है डॉटर। ठीक है, ये ओल्ड लेडी है और ये है डॉटर। अब ओल्ड लेडी ने प्रॉपर्टी क्या करी? गिफ्ट करी प्रॉपर्टी। इस डायरेक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेडी और डॉटर के बीच में। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो हुआ लेडी और डॉटर के बीच में, इस डायरेक्शन के साथ कि एक एनुअल अमाउंट, एन्युटी होती है, एनुअल अमाउंट आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अपने मामा को। अब उसकी डेथ हो जाती होगी। ठीक है, ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड ए राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर एग्रीइंग टू पे एन्युटी। तो ब्रदर बेसिकली ये किसका है? ओल्ड लेडी का। द डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एन्युटी एंड अंकल सूड टू रिकवर इट। बाद में ओल्ड लेडी की डेथ हो जाती होगी। अब बेटी का मन में बेईमानी आ गई और वो अपने मामा को कुछ भी एन्युटी पेमेंट नहीं करती है। अब अंकल ने मुकदमा किया होगा, तो इस दलील पर लड़ा गया है मुकदमा। बेटी की तरफ से कहा गया है कि मैं तो आपको एन्युटी दूं, लेकिन आप इसके बदले में मुझे क्या दे रहे हैं? आप मुझे इसके बदले में क्या दे रहे हैं? तो यहाँ पर जो उसकी बहन ओल्ड लेडी दे के गई है, क्योंकि कंसिडरेशन नीड नॉट बी गिवन बाय द प्रोमिसी हिमसेल्फ। तो यहाँ पर कंसिडरेशन प्रोमिसी ही दे ऐसा जरूरी नहीं है। अंकल की तरफ से उसकी बहन आपको एक प्रॉपर्टी दान दे के गई है हमेशा के लिए, वो भी क्या है? कंसिडरेशन माना जाएगा। इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। क्लियर हो गई बात? ये जल्दी से बताइएगा बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट, कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के दूसरे रूप है। एग्जीक्यूटेड का मतलब है कि ऑलरेडी आपको जा चुका है कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटरी का मतलब है जाना बाकी है। तो हम जैसे बात करते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो सकता है, तो दूसरे शब्दों में उसे कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है और एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। इसे लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। A consideration which consists in the performance of the act is said to be executed when it consists in a promise, it is said to be executory। यानी कि एक कंसिडरेशन जिसमें परफॉर्मेंस हो चुकी है वो एग्जीक्यूटेड, और जिसमें प्रोमिस है, वायदा है, यानी कि आप भविष्य में परफॉर्म करेंगे, तो वो एग्जीक्यूटरी है। The promise by one party may be consideration for the act by some other party and vice versa।
इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ए परफॉर्म सम सर्विसेज टू बी एट हिज देयर। ए ने कुछ सर्विसेज दी बी को, बी की इच्छा से। आफ्टर ए वीक बी प्रोमिसेस टू कंपनसेट ए फॉर द वर्क डन बाय हिम। एक सप्ताह बाद बी ने, कि तुमने मुझे एक हफ्ते पहले मेरा ये काम किया था, मैं भी आपके लिए प्रॉमिस करता हूं। तो बी के लिए अब कंसिडरेशन क्या है? ए अब थोड़ी कुछ करेगा या फ्यूचर में थोड़ी कुछ करेगा। बी के लिए कंसिडरेशन पास्ट है। लेकिन जिस समय ए ने किया होगा बी की इच्छा पर, तो ए के लिए कंसिडरेशन फ्यूचर है, क्योंकि उसे फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन जब फ्यूचर में बी करेगा तो बी के लिए इस समय कंसिडरेशन क्या है? वो पास्ट है। और जो हाथ की हाथ चीजें होती हैं, एक हाथ से ले एक हाथ से दे, तो वो प्रेजेंट एग्जाम्पल बनते हैं। तो इट इज सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन एंड ए कैन सू बी फॉर रिकवरिंग द प्रोमिस्ड अमाउंट। तो बाकी के 8th एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है ये, इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परिभाषा में भी कहीं नहीं है, डेफिनेशन में भी कहीं नहीं आता है, बल्कि ये एक्सपीरियंस से, केस स्टडी के माध्यम से आया है कि lawmaker said, lawmaker requires that there must be a consideration, but consideration need not be sufficient. If I want to sell my house to B, and the price and the market price of the house is 1 crore, so it is not necessary कि B will pay me 1 crore. हो सकता है कि वो ट्रांजेक्शन 1 रुपए की ही हो, लेकिन प्राइस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए विदाउट कंसिडरेशन। इट मीन अगर किसी के साथ में सौदा करता हूं 1 करोड़ में, एक करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में देने के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड है। और जिस बंदे को मैं अपनी लैंड या घर 1 करोड़ की जो मार्केट वैल्यू है, अगर मैं उसे 10 लाख रुपए में देने का वायदा करता हूं या 1 रुपए में भी देने का वायदा करता हूं, ये भी कानूनन परफेक्टली वैलिड है। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन होना चाहिए, बट कंसिडरेशन नीड नॉट बी सफिशिएंट, नीड नॉट बी एडिक्वेट, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे भी है इसकी एक एक्सप्लेनेशन, द कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट, पर्याप्त, to the promise, but it must be of some value in the eyes of law. It is understood in the sense of something in return, and something can be anything adequate or grossly inadequate. सेक्शन 25 की एक्सप्लेनेशन है, उसे बड़े ध्यान से समझना है आपको। ऑल्दो लॉ मेकर डज नॉट रिक्वायर कि कंसिडरेशन सफिशिएंट होना चाहिए, और सेक्शन 25 की एक्सप्लेनेशन भी ये कहती है कि चाहे सफिशिएंट है चाहे सफिशिएंट नहीं है, दोनों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड होगा। क्लियर? लेकिन 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 क्या? लेकिन एक चैप्टर आएगा आगे, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में क्या होता है कि कोई जोर जबरदस्ती करके, कोई बंदूक तान के आपसे कंसेंट अगर प्राप्त करता है, तो जिसके साथ ये ज्यादती होगी उसे कह देते हैं हम एग्रीव्ड पार्टी, दुखी पार्टी, है ना। तो इसमें एक चीज तो जरूर है, देखिए ऐसा वैसे तो रूल ये होता है, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है ये चीज। जो शिकायत करता है साबित भी उसे ही करना है। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति की पिटाई हो जाती है और वो उन लोगों को जानता है जो लोग उसके साथ ऐसा हादसा कर जाते हैं, तो वो पुलिस में जाता है, कोर्ट में जाता है, तो साबित भी उसे करना है, प्रूफ सबूतों से। अब वो कैसे साबित करेगा वो अलग चीज है कि इन लोगों ने मेरी पिटाई करी है, अदरवाइज पिटाई करने वाले बाइज्जत वैसे भी बरी हो जाएंगे अगर आप सबूत नहीं ला पाए। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन द पर्सन हु कंप्लेन, यानी कि साबित करने का दबाव उन लोगों पर होता है जो कंप्लेन करते हैं। क्लियर है? अब एक्सप्लेनेशन को समझिए कि ऑल्दो इनसफिशिएंसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम,
कंसिडरेशन इनसफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति को इनसफिशिएंट कंसिडरेशन मिल रहा है, माने एग्जांपल मैंने लिया था, मैं 1 करोड़ की जमीन किसी को 10 लाख रुपए में दे रहा हूं, अपनी मर्जी से दे रहा हूं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन अगर मैंने उसकी झूठी शिकायत कर दी कि इसने पिस्तौल की नोक पर मेरे से एग्रीमेंट कराया है, झूठी शिकायत है, तो कोर्ट ये सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि यार कोई बुद्धिमान आदमी, कोई समझदार आदमी 1 करोड़ की मार्केट वैल्यू के लिए 10 लाख रुपए में तो देगा नहीं। तो हो सकता है संजय सही बोल रहे हो, और वो फिर दूसरी पार्टी से कहेगा कि अब आप साबित कीजिए कि आपने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। तो इनसफिशिएंसी ऑफ कंसिडरेशन यहां प्रॉब्लम कर सकता है कि अगर एक झूठी शिकायत भी जाए तो कोर्ट शिकायतकर्ता से क्वेश्चन नहीं करेगी कि आप साबित कीजिए कि इसने आपसे जोर जबरदस्ती करी है, बल्कि उनके मन में ये वाली बात घर कर जाएगी कि यार बात तो सही है, बिना जोर जबरदस्ती के कौन व्यक्ति 1 करोड़ की चीज 10 लाख रुपए में देगा। तो यहां एक प्रॉब्लम कर जाती है, अदरवाइज इनसफिशिएंसी ऑफ कंसिडरेशन कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन of section 25, an agreement which the consent of the promisor is freely given is not void because the consideration is inadequate। कि जहां पर कंसिडरेशन, जहां पर कंसेंट फ्रीली गिवन है, फ्री कंसेंट का एक चैप्टर पूरा आएगा, मैंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया है आपको। तो अगर स्वतंत्र कंसेंट मिली, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, तो इनसफिशिएंसी ऑफ कंसिडरेशन कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होगा। बट द इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given। लेकिन जो इनसफिशिएंसी ऑफ कंसिडरेशन का एक क्वेश्चन है, तो जब कोर्ट के सामने ये पहलू जाएगा कि क्या कंसेंट फ्री थी या नहीं थी, अब क्वेश्चन कब जाएगा, जब कोई शिकायत करेगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो कोर्ट इस फैक्ट को नजर में रखेंगी कि यार कंसिडरेशन सफिशिएंट नहीं था, और इस बात का फेवर उस व्यक्ति को जाएगा जिसने अपने प्रॉपर्टी बेची है बिना सफिशिएंट कंसिडरेशन के, चाहे वो व्यक्ति अब झूठ ही क्यों ना बोल रहा हो। एग्जाम्पल, X promises to sell a house worth with 60 lakh for 10 lakh, only the adequacy of the price in itself shall not render the transaction void। तो 60 लाख की चीज 10 लाख में बेची है, तो जो कंसिडरेशन की एडुकेसी इनएडुकेसी है, इससे ट्रांजैक्शन वाइड नहीं होती है अनलेस द पार्टी प्लीड दैट ट्रांजैक्शन टेक प्लेस अंडर कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड। इसे कहते हैं हम फ्री कंसेंट। हम बाद में पढ़ेंगे कि जब तक पार्टी ये दलील ना दें कि ट्रांजैक्शन में कोर्सन का इस्तेमाल हुआ था, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ था, फ्रॉड का इस्तेमाल हुआ था, या कोई मेरे से जोर जबरदस्ती की गई थी, जब तक पार्टी ये ना कहने पर आ जाए, जब तक 7 लाख के लिए 10 लाख रुपए में आप बेच रहे हैं, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम। क्लियर है? नेक्स्ट एसेंशियल है, इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। नेक्स्ट एसेंशियल है, इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। सिंपल सी बात है कि कंसिडरेशन इन द आई ऑफ लॉ जिसकी वैल्यू हो, काल्पनिक नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है? नेक्स्ट है समथिंग अदर देन प्रोमिसर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। ये भी केस स्टडी के माध्यम से आया है कि जो एक कंसिडरेशन कौन देता है, कंसिडरेशन देता है प्रोमिसी, और दोनों ही पार्टियां प्रोमिसर भी हैं, प्रोमिसी भी है। ठीक है? तो प्रोमिसर जो है, जो किसी से वायदा कर रहा है, तो वो कंसिडरेशन भी देगा दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि कुछ वायदा कर रहे हो तो आपको भी तो वो वायदा पूरा करना है। तो आप जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है,
उसे ही कंसिडरेशन के रूप में नहीं गिना सकते। अदरवाइज तो जितनी भी रिश्वत है सरकारी कर्मचारी जो लेते हैं वो सब वैलिड हो जाएंगी। आपने एक कोई फाइल है दफ्तर में, धूल जमी पड़ी है, आपकी फाइल आगे ही नहीं जा रही, बाबू मांग रहा है कि 5,000 रुपए लगेंगे, मैं साइन करके दे दूंगा, ठीक है। तो क्या सरकारी बाबू की वो ऑलरेडी ड्यूटी नहीं है कि वो अपने काम को अंजाम दे, लेकिन वो इस चीज के लिए भी क्या मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है। अब वो कह रहा है कि देखिए आप 5,000 रुपए दो, मैं आपका काम पहले करके दूंगा। तो काम करना तो ऑलरेडी उसकी ड्यूटी है, इससे वो कंसिडरेशन के रूप में नहीं गिना सकता। तो यहां पर यह कहा गया है समथिंग अदर देन प्रोमिसर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। कंसिडरेशन इज समथिंग अदर देन प्रोमिसर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। जो आपकी ऑलरेडी ड्यूटी है उसे आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपके लिए कर रहा हूं। एग्जाम्पल सुनिए, एक वकील के पास एक क्लाइंट जाता है और केस वो बताता है, वकील उसे केस को लेने के लिए तैयार हो जाता है, फीस तय हो जाती है 1 लाख। आप 1 लाख तय करें, 10 लाख करें, 1 करोड़ करें, वो अलग बात है, 1 लाख तय हो जाता है। काफी हियरिंग के बाद क्लाइंट को ऐसा लगता है कि वो शायद केस हार जाएगा, वो वकील से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे केस को थोड़ा अच्छे तरीके से टैकल कीजिए, मेरे लिए केस जीतना बेहद ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको 5 लाख रुपए और दूंगा अगर मैं केस जीत जाता हूं। वकील इस लालच में आ जाता है, थोड़ा सा और मेहनत करता है और सरप्राइजिंगली वो केस जीत भी जाता है। अब वकील क्लाइंट से कहता है कि 5 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए तो ओरिजिनल, वो तो चले गए, क्लाइंट मन मुकर जाता है। वकील तो ठहरा वकील, अब वो कोर्ट में जाता है, जज साहब के सामने गुहार लगाता है। अब जज साहब क्लाइंट से पूछते हैं कि क्या आपने ऐसा वायदा किया था। अब क्लाइंट भी देखिए वह तो मुकर भी सकता है, नहीं वायदा करा। क्लाइंट ने कहा मैंने किया था वायदा, बताइए। तो जज साहब कहते हैं जब आपने वायदा किया था तो उसे पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे आदेश सुनाना पड़ेगा। अब क्लाइंट लो में इतना परफेक्ट, क्लाइंट ये कहता है जज साहब 5 लाख रुपए, आप ये सोचिए कि ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5 लाख में, मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं, 1 लाख तो मैं दे चुका हूं, 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूं, इसके बदले वकील साहब मुझे क्या दे रहे हैं। तब जज साहब का दिमाग घूमता है कि एग्जैक्टली ये कहां पर इशारा कर रहा है। जज साहब, क्लाइंट बोलता है 5 लाख के बदले में वकील साहब क्या दे रहे हैं। अब जज साहब वकील से पूछते हैं, वकील भी उसे इस चीज का उत्तर नहीं दे पाता, फिर भी वो सक पका कर कहता है कि जी मैं सर्विसेज दे रहा हूं, मैंने केस जीता। तो क्लाइंट कहता ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो था, केस की जिम्मेदारी तो उसमें थी। वकील कहता है मैंने और मेहनत करी, ज्यादा मेहनत करी। तो क्लाइंट कहता है कि क्या ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ये तय था कि कम मेहनत करके आओ, और वकील केस हार जाता है। इससे आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि कंसिडरेशन क्या है। जो आपकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है, जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, जिसमें आप ऑलरेडी बंधे हुए हैं, उस काम को आप दूसरे के ऊपर कंसिडरेशन नहीं गिना सकते हैं। कुछ अलग करो आप, वही कंसिडरेशन होगा। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख था, हम इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब हमारी ड्यूटी होती है कि हमें अपनी सर्विसेज बेस्ट से बेस्ट देनी है और हर बच्चे को कोशिश करनी है कि वो पास हो जाए। एक अलग बात है कि हर बच्चा पास नहीं हो सकता, लेकिन क्या हम अपनी मेहनत में कमी छोड़ दें या इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करने लगे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, तो वो अलाउड नहीं है। क्लियर? द act constituting consideration must be something which the promisor is not already bound to do, because a promise to do what a promisor is already bound to do adds nothing to the existing obligation. बेहतरीन एग्जाम्पल, एक promises by his advocate to pay an additional sum if the suit was successful. The suit was declared in favor of X, but X refused to pay additional sum. It was held that Y could not recover additional sum because the promise to pay additional sum was void for want of consideration, as Y was already bound to render his best services under the original agreement. और लास्ट एसेंशियल है लॉफुल।
बदले में आप जो भी चीजें दें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन काइंड अगर आप कंसिडरेशन दे रहे हैं तो तस्करी का माल दे दें आप, या कोई इलीगल वेपन दे दें, कोई इलीगल आर्टिकल दे दें जो कि इंडिया में अलाउड नहीं है, तो लॉफुल भी होना चाहिए। द कंसिडरेशन मस्ट नीदर बी अनलॉफुल नॉर अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो लॉफुल होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी हो। तो आज हमने फंडामेंटल समझा है कंसिडरेशन का, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट था। अभी दो टॉपिक और भी रह गए हैं कंसिडरेशन के अंदर। इट्स स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट एक बढ़िया टॉपिक है। इसके अलावा कंसिडरेशन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, ये भी एक टॉपिक है। तो इसे हम आने वाली क्लासेस में खत्म करेंगे। अभी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, कंसिडरेशन की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। बाकी जो अभी एसेंशियल्स हैं वो तो हेडिंग हेडिंग अगर आपने याद कर ली, अंदर तो एक्सप्लेनेशन है तो भी काम चल जाएगा। एसेंशियल में क्या था, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन मूव कर सकता है, मे बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटिव दोनों तरीके से हो सकता है, लॉफुल हो सकता है, सम वैल्यू होना चाहिए, इसके अलावा अदर देन प्रोमिसर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन होना चाहिए। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंडिंग अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।